मैं इस सरकार का पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ, किसानों के लिए कोई कानून लेकर आते हैं वो किसानों को समझ नहीं आ रहे, कर्मचारियों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं वो कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहे, मजदूरों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं वो मजदूरों को समझ नहीं आ रहे। जब एक दिन के विधायक को पेंशन दी जा सकती है, एक दिन की सदस्यता पर संसद को पेंशन दी जा सकती है। विधानसभा चुनावों की बात करें तो मात्र 6 दिन शेष जो है वो बचे हैं और सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिए हैं। और बात करें कर्मचारियों की तो ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा जो है वो लंबे समय से कर्मचारियों का चला हुआ है। उसको लेकर ओपीएस के कर्मचारी लगातार आंदोलन करते हुए नज़र भी आए हैं। तो उसी कड़ी में आज हम बातचीत करेंगे। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल जी हमारे साथ मौजूद है। इनका क्या कुछ स्टैंड इस इलेक्शन को लेकर है और ओपीएस को लेकर जो सरकार ने फिलहाल यूपीएस इनको दी है उसको लेकर भी क्या कुछ इन्होंने देखा कि उसमें क्या कुछ खामियां है या इनके हित में है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार धारीवाल जी। नमस्कार प्रमोद जी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं भी सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय समय पर ओपीएस के मुद्दे पर और कर्मचारी हित में आवाज़ उठाते हैं। तो अब बात करें विधानसभा चुनावों की तो मात्र 6 दिन शेष बचे हैं। घोषणा पत्र भी सभी पार्टियों ने अपने जारी कर दिए हैं। तो अब क्या कुछ देखा आपने, किसके घोषणा पत्र में आपका हित दिखाई दे रहा? देखिए, हम 6 साल के लंबे समय से ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जिसको लेकर आपने देखा होगा हरियाणा प्रदेश में हमारा आंदोलन सड़क से लेकर और विधानसभा घेराव तक गया। चाहे जिला स्तर पर आक्रोश मार्च की बात हो, चाहे राज्य स्तर पर जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया तो हमारे ऊपर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले इस सरकार द्वारा चलाए गए। तीसरा, चाहे साइकिल यात्रा जो एक जन जागृति यात्रा थी, आपने भी उसको उस समय बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था और उस यात्रा के माध्यम से हमारा मुद्दा आम जनता तक पहुंचा। हम अपने मुद्दे को जनता तक पहुंचाने में सफल हुए और जनता को ये बताने में सफल हुए कि ये मुद्दा केवल कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये गरीब किसान, मजदूर और छोटे दुकानदार का मुद्दा है जो कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को महंगी शिक्षा दिलाकर ये चाहता है कि उनको अच्छा रोजगार मिले, उनको रोजगार के साथ साथ ओपीएस का भी लाभ मिले। तो आज आप देख रहे होंगे, आप फील्ड में सर्वे करते हैं तो हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो वो ओपीएस का मुद्दा है। इसमें बुजुर्ग हो, युवा हो, बेरोजगार हो, चाहे कर्मचारी हो, हर कोई इस मुद्दे के ऊपर सहमत है। और उसका कारण भी है कि जब एक दिन के विधायक को पेंशन दी जा सकती है, एक दिन की सदस्यता पर संसद को पेंशन दी जा सकती है और एक नहीं, उनको हर बार की अलग पेंशन दी जा सकती है। तो जो कर्मचारी 25 से 30 साल तक सरकार की नीतियों को जनता तक पहुँचाता है, अपनी भरी पूरी जवानी उसमें लगा देता है, तो उनके बुढ़ापे की सुरक्षा करना सरकार का दायित्व बनता है। और आपने मैनिफेस्टो की बात करी, लगभग सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी हो चुके हैं और जिनकी सरकार पिछले 10 सालों से है उनसे तो हम आस छोड़ ही चुके हैं। और उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करने से पहले ही केंद्र द्वारा एनपीएस की जगह यूपीएस लाई गई, उसका नाम बदल दिया गया। और मैं तो हर मंच से ये बात ये कहता हूँ कि गंगाधरी शक्तिमान है, उसका केवल नाम बदल दिया, नेशनल पेंशन सिस्टम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर दिया, लेकिन उसमें कर्मचारी का हित कहीं भी नहीं है। उसमें हित है शेयर मार्केट को लाभ पहुंचाने के लिए, उसमें अगर केंद्र बिंदु है तो वो बड़े पूंजीपति केंद्र बिंदु है जिनके व्यापार में ये पैसा इन्वेस्ट होगा और जिसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं। तो लगता नहीं धारीवाल जी एनपीएस की जगह आपको यूपीएस कुछ चेंज किया उसमें ताकि आपका हित हो? कहीं ना कहीं कर्मचारी भी लगता नहीं जिद पे अड़े हैं, कहीं राजनीति हो रही है इसके पीछे कुछ? देखिए, ना तो ये राजनीति है, ये भविष्य की लड़ाई है और भविष्य की लड़ाई में कभी राजनीति नहीं हुआ करती और ना हमारी कोई जिद है। अगर जिद तो गलत चीज़ों की होती है, नाजायज़ चीज़ों की। आपके मंच पर जैसे भूपेंद्र हुड्डा भी दिखाई दिए थे, दीपेंद्र हुड्डा भी दिखाई दिए थे, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कर्मचारी जो है वो राजनीति? देखिए, हमारा मंच खुला था। हम तो हमेशा सरकार को भी कहते थे कि सरकार आए, सरकार के नुमाइंदे आए, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, हमारे मंच पर आकर घोषणा करें कि हम ओपीएस को बहाल कर रहे हैं। अगर वो बहाल करने की बजाय, वार्ता करने की बजाय, समाधान निकालने की बजाय लाठियां चलाने का काम करेंगे, आंसू गैस के गोले चलाने का काम करेंगे, मिर्ची बम चलाने का काम करेंगे जो आतंकवादियों के ऊपर चलाए जाते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर विपक्ष दूसरी कड़ी है और मजबूत कड़ी है कि जब सरकार आपकी बात ना सुने, सरकार आपके मुद्दे को ना सुने और सरकार आपके ऊपर तानाशाही करे, तो विपक्ष का ये दायित्व बन जाता है कि उस मुद्दे के साथ भी खड़े हो और उस मुद्दे का समाधान भी करवाए। तो एक कमेटी भी इसको लेकर बनाई गई थी, वो कहाँ तक, उसका कहाँ तक निष्कर्ष निकला? देखिए, हरियाणा प्रदेश में तो जो कमेटी बनी थी और कमेटी के साथ जब हमारी पहली बार वार्ता हुई, मैंने तो उसी दिन मीडिया में एक ही बात कही थी कि हाई स्तर की कमेटी तो बना दी गई जिसमें
मुख्य सचिव को ये तो पावर दे दी कि आप कर्मचारियों की बात सुनिए, लेकिन उनको ये कलम नहीं दी कि आप कर्मचारियों की बात सुन के उसका समाधान करें या ओपीएस बहाल करें। फिर केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई सोमनाथ जी की फाइनेंस सेक्रेटरी जी की अध्यक्षता में, और उन्होंने यूपीएस लेकर आए। उन्होंने केवल नाम बदल दिया, बात वही है। हमारा पैसा कटेगा, आम जनता का पैसा उसके अंदर कटेगा, शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट होगा, उसकी वापसी की कोई गारंटी नहीं होगी। एनपीएस में जो हमें 60% रिटायरमेंट पे मिलता था, इसमें वो भी नहीं मिलेगा, मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, फैमिली पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसमें मिला क्या? केवल नाम बदल दिया गया। और अगर ये इतनी बेहतर थी तो सोमनाथ जी खुद ओपीएस का लाभ लेंगे जब रिटायर होंगे, तो वो अपने ऊपर इसको लागू क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर इसको लागू क्यों नहीं करते? अपने विधायकों सांसदों के ऊपर क्यों लागू नहीं करते? प्रधानमंत्री जी यहाँ घोषणा करें कि हम सबसे पहले यूपीएस को अपने विधायकों सांसदों के ऊपर लागू करेंगे। अब मैं देसी भाषा में कि अपने लिए तो खीर और कर्मचारियों को नमक मिर्च के साथ रोटी खाने के लाभ बता रहे हैं। तो धारीवाल जी, बात करें जैसे आपने एक मुहिम भी चलाई है वोट फॉर ओपीएस, तो कहीं ना कहीं सरकार को ये लगता नहीं कि कर्मचारियों का वोट जो है उनको प्रभावित करेगा, उनकी सरकार को कहीं ना कहीं उनको लगता ही नहीं है, तो तभी मैनिफेस्टो में जो है क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा? क्या आपको लग रहा है कि सरकार को नहीं, अगर ऐसा होता तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में आपकी मैं बता रहा हूँ, अगर सरकार को कर्मचारियों का डर नहीं होता, सरकार को कर्मचारियों के मुद्दों का डर नहीं होता, ओपीएस के मुद्दे का डर नहीं होता, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम का डर नहीं होता, तो नायब सिंह सैनी चूड़ियाँ टाइट करने की धमकी ना देते, मनोहर लाल खट्टर 8 तारीख के बाद देखने की धमकी ना देते, प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में आके ओपीएस का जिक्र नहीं करते, उसके बाद अमित शाह जी ये नहीं कहते कि हम अग्निवीरों को पेंशन वाली नौकरी देंगे। और मैं अमित शाह जी को आपके इस चैनल के माध्यम से ये जवाब देना चाहूँगा, अमित शाह जी आप किस पेंशन वाली नौकरी की बात कर रहे हो? केवल और केवल 2004 के बाद सेना ही ऐसी बची थी जिसको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा था। आपने तो अग्निवीर योजना लाकर उनको भी ख़त्म कर दिया। और अगर उनके उस बयान को सुनोगे तो वो कह रहे हैं कि जब बच्चे अग्निवीर के तौर पर रिटायर होकर आएंगे। हमने तो आज तक ये सुना था कि बुढ़ापे में एक कर्मचारी रिटायर होकर आता है। ये तो 22 साल की युवा को रिटायर करके घर भेज रहे हैं, और उसको कौन सी पेंशन वाली नौकरी देंगे? क्या उसको विधायक और सांसद बनाएंगे? आज तो केवल और विधायक और सांसदों को पेंशन मिल रही है, और अगर विधायक सांसद उनको बनाने की तैयारी चल रही है तो वो तो लाखों की संख्या में आपको आने वाले समय में भर्ती करने पड़ेंगे। क्या लाखों की संख्या में विधायक सांसद बनाए जा सकते हैं? एक हल्के में एक ही तो विधायक बनेगा, एक लोकसभा में एक ही तो सांसद बनेगा। इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है उनके डर को दिखाने का काम कर रही है। तो आपने यात्राएं भी निकाल ली, साइकिल यात्रा की है, अलग अलग प्रदर्शन किए हैं, बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लाठियां भी भांजी गई, वाटर कैनन चलाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तो कहीं कुछ बेनिफिट दिखाई नहीं दिया। तो कहाँ मानते हैं आपको? संघर्ष कभी भी निष्फल नहीं जाता, संघर्ष आपको कुछ ना कुछ देके जाता है। और हरियाणा प्रदेश में तो ओपीएस बहाल हो चुकी है, केवल उस पर मोहर लगना बाकी है। आप देख लीजिए, अगर सरकार नहीं देगी तो सरकार को बदल के ऐसी सरकार भी तो बनाई जा सकती है जो ओपीएस देगी। आज आप देख लीजिए, मुख्य विपक्षी दल उसके ने 7 गारंटियों में ओपीएस को रखा है। नेता विपक्ष लगातार ओपीएस बहाली की बात कर रहे हैं, तो कर्मचारियों के पास विकल्प है। बंद करने की बात, अब मान लो ओपीएस की बात करें, आपने कहा मैनिफेस्टो में जारी कर दी, इन्होंने भी मैनिफेस्टो में दी है, बंद भी तो इन्होंने की थी। आज लड़ाई किस चीज़ की है? लड़ाई आज बंद करने की नहीं है, लड़ाई आज शुरू करवाने की है। केंद्र में 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उन्होंने बंद किया, उसको सभी प्रदेशों ने अलग अलग समय में इम्प्लीमेंट किया। आज लड़ाई ये नहीं है कि इसको बंद किसने की, आज लड़ाई ये है कि इसको शुरू कौन करेगा। और शुरू हिमाचल प्रदेश में भी तो हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी उस समय वीरभद्र जी की सरकार थी, उन्होंने एनपीएस को इम्प्लीमेंट किया था, और आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने पहली कैबिनेट के अंदर इसको बहाल करने का काम किया। तो हरियाणा के अंदर क्यों नहीं हो सकती? मुद्दा बंद करने का नहीं है, मुद्दा ओपीएस बहाल करने का है। मुद्दा ये है कि हमारे मुद्दे के साथ कौन खड़ा है। मुद्दा ये है कि मैनिफेस्टो में किसके मैनिफेस्टो में ओपीएस बहाली का वादा किया गया है। मुद्दा ये है कि कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोच कौन रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी आया था, अगर ओपीएस से लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा। ये एक भ्रम फैला दिया गया। क्या ये सरकार आज तक एक भी आंकड़ा ऐसा पेश कर पाई कि जिससे ये लगता हो कि ओपीएस से आर्थिक भार बढ़ेगा? आप एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, 2004 में केंद्र सरकार ने ओपीएस को ख़त्म किया, हरियाणा में 2006 में ये बंद हुई, और 2014 तक हरियाणा प्रदेश के ऊपर 74,000 रुपये कर्जा था। आज जो 4.25 लाख से ज़्यादा कर्जा है, अगर ओपीएस ख़त्म करने के बाद भी प्रदेश कर्जदार है, तो ये इनकी नीति और इनकी नीयत का खोट है, ना कि कर्मचारियों की ओपीएस बहाली का। कर्मचारियों
की पेंशन पर तो हम आंकड़े दे चुके हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 8 से 10% केवल बजट का कर्मचारियों की पेंशन के ऊपर पहले भी खर्च था, ये है, और आने वाले समय भी इतना ही खर्च होना है। और पूरे बजट के 8 से 10% से देश दिवालिया नहीं होता, प्रदेश दिवालिया नहीं होता। प्रदेश दिवालिया होता है इनकी गलत नीतियों से, प्रदेश दिवालिया होता है इनकी गलत नीयत से, प्रदेश दिवालिया होता है इनके भ्रष्टाचार से, प्रदेश दिवालिया होता है इनके द्वारा गलत आर्थिक नीतियों के कारण। तो अब मैनिफेस्टो तो जारी कर दिया है इन्होंने अपना, तो अब क्या रुख है कर्मचारियों का? कर्मचारियों का रुख तो स्पष्ट है कि जिन्होंने पहली गारंटी के रूप में ओपीएस को लिया, जिन्होंने पहली कैबिनेट में ओपीएस को बहाल करने का वादा किया, आज एक एक कर्मचारी अधिकारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर अपने मुद्दे के लिए वोट देने का काम करेगा, अपने परिवार से ओपीएस के लिए वोट दिलवाने का काम करेगा, अपने नाते रिश्तेदार भाईचारे से वोट तो दिलवाने लगता नहीं धारीवाल जी एक जिद पकड़े हुए हैं कर्मचारी? मैंने पहले ही कहा, ये जिद नहीं, ये अपने भविष्य की लड़ाई है, ये आने वाली युवा पीढ़ी की लड़ाई है, ये सरकारी विभागों को बचाने की लड़ाई है। अभी प्रधानमंत्री भी आए थे कुरुक्षेत्र में, उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों के हित के लिए हमने अलग अलग योजनाएं जो है वो, अगर कर्मचारियों के हित की योजनाएं बनाई जाती तो वो कर्मचारियों से वार्ता करके बनाई जाती है, कर्मचारियों को इग्नोर करके बनाई जाती। सेंटर की जो कमेटी बनी, उन्होंने आज तक हमारे संगठन के साथ, हमारे संगठन के आज जितने भी संगठन ओपीएस बहाली की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ वार्ता करना उचित नहीं समझा। उन्होंने वार्ता किससे की? उन ट्रेड यूनियन के नेताओं से जो आज से 15-15, 20-20 साल पहले ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, जो पहले से ओपीएस का लाभ ले रहे हैं, उनसे यूपीएस के गुणगान करवाए जा रहे हैं। और जिनके ऊपर यूपीएस लागू हो रही है, उनके साथ ना मीटिंग की जा रही, ना उनसे इसको लेकर कोई सुझाव मांगा जा रहा। तो आप उनकी नीति और नीयत में खोट। और पहली बार मैं इस सरकार का पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ, किसानों के लिए कोई कानून लेकर आते हैं, वो किसानों को समझ नहीं आ रहे, कर्मचारियों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, वो कर्मचारियों को समझ नहीं आ रहे, मजदूरों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, वो मजदूरों को समझ नहीं आ रहे, व्यापारियों के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, व्यापारियों को समझ नहीं आ रहे। मुझे ये नहीं पता कि इनकी नीतियां बनाता कौन है और वो समझाने वाले कौन है। केवल और केवल वो इनको समझ आते हैं, और इसके अलावा आम जनता को ना तो उसका लाभ दिखाई देता, ना आम जनता से उसके लिए सुझाव लिए जाते। और सच्चाई ये है कि यहाँ पर केवल और केवल पहले नीतियाँ अधिकारी बनाया करते थे, पहले नीतियाँ कर्मचारी बनाया करते थे, अब नीतियाँ इनके जो पूंजीपति बड़े मित्र हैं उनको केंद्र बिंदु लेकर, जहां उनको लाभ पहुंचे, जहां उनको व्यापार में फ़ायदा पहुंचे, आज पूरी शक्ति को केवल चंद लोगों के हाथों में देने की तैयारी चल रही है। और इसका हमारा विरोध है, और निश्चित तौर पर ये विरोध सफल भी होगा, आम जनता के लिए सफल होगा, सरकारी विभाग भी बचेंगे, सरकारी रोजगार भी बचेंगे, और ओपीएस भी बहाल तो लगता आपको कितना प्रभाव ये ओपीएस का, वोट फॉर ओपीएस प्रभाव डालेगा इस विधानसभा? 6 से 7 दिन चुनाव के बचे हैं। लोकसभा में आपने इसका प्रभाव देखा, मीडिया के साथियों ने ही बताया कि इसका सबसे बड़ा प्रभाव था। और आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा 90% से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी इस मुद्दे के साथ खड़ा है। जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय सबको बुलाकर केवल और केवल अपने मुद्दे के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सरकारी विभागों को बचाने के लिए और सरकारी रोजगार को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव भी होगा, जीतेंगे। तो आखिरी विकल्प आपका सिर्फ ओपीएस ही? आखिरी और अंतिम विकल्प केवल और केवल ओपीएस। जब तक बीच का विकल्प नहीं है? वो बीच का विकल्प नहीं हुआ करता कभी भी। बीच के रास्ते वहाँ हुआ करते हैं जहाँ आपका मुद्दा कमज़ोर हो, जहाँ आपको संविधान ने अधिकार न दिया हो। जब आज से देश आज़ाद हुआ, आप देखिए उस समय प्रदेश और देश की स्थिति क्या थी, माली हालत हमारी क्या हुआ करती थी। तब ओपीएस दी जा रही थी, तब ओपीएस का कर्मचारियों को लाभ दिया जा रहा था, तब सरकारी विभागों को खड़ा किया जा रहा था। आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि कर्मचारियों की पेंशन भी छीननी पड़ी, सरकारी विभागों को भी बेचा जा रहा है। और ये केवल और केवल संसाधन सरकारी हैं, आम जनता के संसाधन, तीसरी इकोनॉमी बता रहे हैं, तीसरी इकोनॉमी, और आम जनता द्वारा संसाधन खड़ी किए गए और उनको चंद पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। विद्यालय सरकारी है, रेल सरकारी है, बेल सरकारी है, लेकिन उसको पूंजीपतियों को देकर उसका पूरा का पूरा लाभ एक आदमी की जेब में दिया जा रहा है। सरकारी संसाधन हो गए, आम जनता को उसका लाभ मिलेगा, हर गरीब मजदूर को उसका लाभ मिलेगा। तो उसी की हमारी लड़ाई है। और भाई ने जो बड़ी अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी दावा करते हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दावा यह है कि आने वाले समय पाँचवीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था तो देश बन जाएगा, लेकिन उसमें मजदूर का हिस्सा नहीं होगा, उसमें कर्मचारी का हिस्सा नहीं होगा, उसका किसान का हिस्सा नहीं होगा। उस हिस्सेदारी की ये लड़ाई है। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को आज गरीब, मजदूर, किसान और उसके बच्चे जरूर जीते। तो भाजपा तो बोल रही है तीसरी बार भाजपा सरकार, तो भाजपा आती है वो तो फिर? वो तो उनका पॉलिटिकल मामला है, सभी पार्टियां बोलती हैं। मैं अब ये क्या नाम है अपने दुष्यंत चौटाला,
जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में ओपीएस बहाली का वादा किया था, लेकिन उसके बाद वार्ता तक करना सफल नहीं। वो भी कह रहे हैं सरकार बनेगी, उनको भी पता है उनकी क्या हालत है और इनको भी पता है। निश्चित तौर पर इस बार ओपीएस जहाँ कर्मचारी खड़ा होगा उसकी सरकार बनेगी, और कर्मचारी वहाँ खड़ा है जो ओपीएस बहाली का पहली कैबिनेट में वादा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इसको रखा है, और निश्चित तौर पर ओपीएस बहाली वाली सरकार। तो अगर हम निष्कर्ष निकालें, मतलब आप बोल रहे हैं कि सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं कर्मचारियों के हाथ में है। बिल्कुल है।